हेलो दोस्तों, आपका एलपी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है हम सीडीपी का जो है तीसरा मॉडल पेपर कराने जा रहे हैं। जो ये मॉडल पेपर जो है ये आपका मॉडल पेपर जो है 4/1/2022 का है। ठीक है, इसमें का हम 30 मोस्ट जो है क्वेश्चन कराएंगे आज सीडीपी का। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। ये 150 नंबर का सीटेट का जो है पेपर होता है, जिसमें 30 नंबर सीडीपी का पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सीडीपी का मॉडल पेपर हम लोग करा रहे हैं हम आज। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। स्थूल कौशल का मतलब दोस्तों होता है कि मतलब जिसे मतलब कोई चीज़ जैसे मजबूती से पकड़, मान लीजिए कि ये डब्बा है। ठीक है, इस डब्बे को हम ऐसे जो है पूरे पकड़े, पूरे मुट्ठी से पकड़े हैं, तो इससे हम स्थूल कौशल कहेंगे। और मान लीजिए कि हम एक पेन लिए हैं, पेन जो है, पेन को जो है, एक पेन है। ठीक है दोस्तों, इस पेन को जो ऐसे हम लोग पकड़ते हैं, इसको हम सूक्ष्म कौशल कहते हैं। ठीक है, जिसे माइक्रो कहते हैं, इंग्लिश में इसको माइक्रो कहते हैं, माइक्रो। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि जो स्थूल कौशल जो होता है, एक पैर पर संतुलन रखना। तो दोस्तों ये तो पहला ही ऑप्शन जो है सही है। जो पहला ही ऑप्शन है ये स्थूल कौशल इसे कहते हैं। जैसे आप यही समझिए, कोई बच्चा किसी डब्बा को पूरे ऐसे पकड़ रहा है, ऐसे पकड़ा, तो इसको समझिए आप कि ये स्थूल कौशल है। ठीक है, और कोई बच्चा जब पेन ऐसे पकड़ रहा है तो सूक्ष्म कौशल। आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो और भी इसके साथ देख लिए, ये जो है देखिए, ये नीचे उसके जो दिया है, एक मटर को उंगली से दबाना, ये जो दोस्तों सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना, पेंसिल भी जैसे ऐसे ही पकड़ते हैं, तो ये सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। और जो मतलब कि जो जकड़ के पकड़ते हैं, दोनों हाथ से पकड़ते हैं, जैसे पैर है उस पर खड़ा हो गए, पूरे पैर पे खड़ा हो रहे हैं, तो इसे जो है स्थूल कौशल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों हम एक एक क्वेश्चन को, जो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हम उसको पूरी तरह से आपको समझा देंगे, जिसे आपको एक बार के बाद दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। विकासात्मक, जो मान लीजिए कि जो विकास होता है वो किसका परिणाम होता है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, विकासात्मक परिणाम किसका होता है। आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। ठीक है दोस्तों, किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा। ठीक है दोस्तों, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारण, न तो वंशागत और न ही पर्यावरणीय कारण। तो दोस्तों इसमें विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा आपका जो है सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा जो होता है, विकासात्मक जो है परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। जो 2 वर्ष से दोस्तों 6 वर्ष होती है, उसे हम जो है प्रारंभिक बचपन कहते हैं। और शैशवावस्था जो होता है बच्चों, 2 साल तक के लिए कहते हैं हम शैशवावस्था। ठीक है, और जो ये होता है मध्य बचपन जो होता है दोस्तों, जो होता है 7 से 11 साल। और किशोरावस्था तो आप बढ़िया जानते हैं, 13 साल से जो ऊपर होता है उसे किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन। दोस्तों इसे ट्रिक लगा दें हम, इसको जो 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को कहा जाता है प्रारंभिक बचपन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, तो ऐसे बड़ा कर दें। शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन
रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। तो ब्राइटनेस इसका बढ़ा दें। जो उन रियलिटी आधारित पे होता है। तो यह अभिकथन है। अब कारण देखिए, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ये सही कथन। देखो दोस्तों, ए आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है। जैसे जो टीवी है जो बच्चे देख रहे हैं, ये एक हमारा जो है सामाजिकरण का द्वितीय कारण है। ठीक है, तो ये मतलब कि धीरे धीरे सभी बच्चे, छोटे बच्चे, आपके घर जिसके भी घर जो छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं कि वो मोबाइल जो है सबसे ज़्यादा जो सोशल चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, और ये शहर में ही नहीं बच्चे, ये गांव में भी ऐसा हो रहा है जो आप लोग देख रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। जो जिन पियाजे हैं उनके द्वारा पूछा गया है। शिक्षक की गतिशील, सबसे ज़्यादा जो है पियाजे जो थे, ये जो है शिक्षक को गतिशील रहना चाहिए, इस पे वो ध्यान दिए थे। ठीक है दोस्तों, विविध सामग्रियों का प्रावधान, इस पे भी दूसरा भी आपका दोस्तों सही है। फिर उसके बाद दिया दोस्तों मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ये भी सही है दोस्तों। सकारात्मक और नकारात्मक पूर्ण बल सुनिश्चित कर, दोस्तों ये ऑप्शन आपका जो है गलत है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है दूसरा जो है सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें तीनों क्वेश्चन जो हम सही का ट्रिक लाएँ, ये सही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास के दुनिया के बारे में एक जीव आदि दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। ये दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था देखे होंगे बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देखेंगे जो उसमें जीव आ, मान लीजिए कि किसी चीज़ से घाव लग गई, मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो जिस चीज़ से घाव लगी वो रोने लगते हैं। जब वो रोने लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं ये तुम्हें मारा, तो उसको हम लोग मारते हैं, तो बच्चे चुप हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उसमें जीव है, उसको भी घाव लगा, उसको वो समझ नहीं पाते हैं। उस अवस्था को हम पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के सकारात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो दोस्तों जो भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये जो है लेव वाइगोत्स्की जी ने कहे थे, जो रूस के वैज्ञानिक थे। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये रूस के थे, मनोवैज्ञानिक थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? जो है वाइगोत्स्की ने ज़्यादातर समाज पे जोर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये जहाँ समाज की बात आए वहाँ तुरंत वाइगोत्स्की को जो है ऑप्शन में रहे तो तुरंत टिक कर दीजिए बिना कुछ सोचे। ये प्रतियोगिताओं के द्वारा, दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। साथियों के साथ बातचीत करके, ये ऑप्शन सही, क्योंकि ये ज़्यादातर समाज पे ही जो है जोर दिए थे कि बच्चा समाज में सीखता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे
क्या कहते हैं, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा अच्छी होती है, क्योंकि देखिए निष्कर्ष नकलची के रूप में निष्कर्षी नकलची के रूप में देखे जाते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है गलत है, बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं होता है। ठीक है, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं। जो बाल केंद्रित शिक्षा होगी, कहा जाता है जो बच्चों के मन का काम होता है तो बच्चे बहुत मन से उस काम को करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन जो है सही है। दोस्तों देखिए सीडीपी का मतलब यही होता है कि ये सीडीपी जो होती है पूरे बच्चों पे ही आधारित होती है। यदि एक छोटे से बच्चे को आप अच्छे से समझ गए तो आप जानिए कि सीडीपी का पूरा क्वेश्चन एकदम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जब भी सीडीपी पढ़ना है तो उस समय एक छोटे बच्चे को अपने दिमाग लेकर चलना है और कभी भी बच्चों को गलत नहीं मानना है। कभी भी ये बार बार ध्यान में रहे कि बच्चा कभी गलत नहीं होता है। आप गलत हो सकते हैं एक बार, लेकिन बच्चा कभी नहीं गलत हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल युग्म है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास। ठीक है, कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। दोस्तों ये नहीं है, सही है, ये पहला ऑप्शन जो गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे इसी तरह क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन तो हम इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, और नहीं तो हम जल्द ही शामपट का आपको जो है इसका जो है परिभाषा सही समझाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनय। इसमें जो है दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना होता है। जैसे अच्छा लड़का, इसको जो है मतलब अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभ्यास का मतलब होता है कि कुछ लोग जैसे मतलब कि होता है कि दूसरों के दिखाने में कुछ अच्छे कार्य करते हैं। ये दूसरा ऑप्शन सही है, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, दूसरा सही है। जैसे नहीं होता कि किसी का हम तारीफ़ करें, उस हिसाब से होता है तभी हम कोई काम करेंगे। ठीक है, अच्छा इस आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीव की विविध प्रजातियों को सुंदरता को पहचान सकते हैं और जाने जाते हैं। जो दोस्तों जो वनस्पति जीवों के प्रजातियों की सुंदरता की पहचान करता है उसे स्थानिक कहते हैं। दोस्तों उसे जो है स्थानिक कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गलती हो गया, ध्यान से देखिए। हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत में हम ये नहीं दिया कि वनस्पति पे भी वो ध्यान दिए थे। जो वनस्पति पे और पौधों को मतलब जो ध्यान देते हैं, जो मतलब कि देखते हैं कि कोई लोग पौधों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उन लोगों को हम प्रकृतिवादी कहते हैं। जो प्राकृतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम कर, देखेंगे तो बहुत लोग बादल को देखते हैं उड़ते तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत लोग जाते हैं समुद्र किनारे तो उसकी लहरों को आते देखते हैं अपने तो बहुत ज़्यादा तो वो प्रकृति पे जो है बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो इसलिए उनको जो है प्रकृतिवादी कहते हैं। अस्थानिक वाले जैसे मिस्त्री होते हैं उससे स्थानिक, कि जिस चीज़ को आप एक बार मिस्त्री को दिखा देंगे वो ज़रूर सीख जाएगा। ठीक है, किसी मकान को दिखा देंगे फिर कहेंगे ऐसा मकान बना देगा, वो आराम से कहेगा कि हाँ हम बना देंगे। ठीक है, तो वो जो है स्थानिक बुद्धि उन सब की काम करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सिफारिश करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो बहुभाषावाद। अगला आप दोस्तों देखे होंगे तो हम बताए होंगे एक शब्द, वहाँ तो क्वेश्चन नहीं था लेकिन इसको हम बोले थे कि जो है ऑप्शन कोई गलत था तो उसमें बोले थे कि मतलब कि एक भाषा बुद्धि नहीं होती, बहुभाषा होती। तो बहुभाषावाद जो है इस पे कि मतलब बच्चों को जो है एक ही भाषा न सिखाई जाए, पहले तो उनको मातृभाषा में सिखाई जाए।
ठीक है। फिर हिंदी में और एक ऑप्शनल लैंग्वेज जो बच्चे को पसंद है, रसिया, जर्मनी, जापान, जो है फ्रेंच पसंद है, उन भाषा में भी ज्ञान जो है बच्चों को अब देना है। 2020 जो 20 की शिक्षा नीति लागू हुई है, तो यही इसको जोड़ा गया है, बहुभाषावाद को। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? दोस्तों ये जो है पूरा ऑप्शन क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आ नहीं रहा है, तो फिर उसके बाद आंसर पूरा देख ले रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है जेंडर पक्षपात कर रही हैं। ठीक है, ये नहीं है कि जो है लड़के बहुत मेहनती होते हैं, लड़कियां भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। ठीक है, और ये भी नहीं सही है कि लड़कियां ही आज्ञाकारी होते हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा जो है लड़के आज्ञाकारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जेंडर पक्षपात उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये तो जो है कथन तो सही, अब कारण देखते हैं दोस्तों। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। दोस्तों ये दोनों एकदम ही सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला सही है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती? दोस्तों नहीं का जो है ध्यान जरूर रखिएगा, नहीं की वजह से क्वेश्चन घबरा जाता है। ठीक है, इसको जो जहाँ नहीं दिख जाए उसको, उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, एक बार नहीं, उसको 2 बार जरूर पढ़ लें। फिर से पढ़ लिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ऑप्शन। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं, वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वह कैसे पहुँचे। ठीक दोस्तों, शिक्षक सिखाने की सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देता है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों की भी लगातार तुलना की जाती है। दोस्तों ये नहीं पूछा है तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा। नहीं पूछा है, यदि पूछा होता है कि आकलन को दर्शाती है तो पहला विषय होता, दूसरा विषय, तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। ये तीनों ऑप्शन लेकिन नहीं है दोस्तों, तो गलत वाला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लाइट कटने से दिक्कत होगा। समावेशी शिक्षा के लिए क्या ज़रूरी है? समावेशी शिक्षा के लिए जो है क्या ज़रूरी है? तो लचीला शिक्षा शास्त्र। दोस्तों पहला ही ऑप्शन जो है सही है। बच्चों को जो है लचीला बन के, कठोर बन के नहीं, लचीला बन के पढ़ाएंगे, उनको खुश करके हंसा के पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा देखिए लाइट जला लें हम। ठीक है, तो और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो है 17। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संरचना में चुनौतियों का कारण बनती है?
जो है दोस्तों दिव्यांगता सामाजिक संचार की चुनौतियों का कारण बनती है। ये ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, आत्म केंद्रित स्वलीनता। दोस्तों पहला ही ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षा शास्त्रियों को शामिल करने में मदद करता है? जो वंचित समूह से होते हैं बच्चे, मान लीजिए कुछ वनवासी भी होते हैं, ऐसे जो है जो जंगल से जो आते हैं बच्चे, उनके लिए जो है कौन सी जो है मदद करेगा? ठीक है, शिक्षा से शामिल करने में क्या मदद करता है? ठीक है, विविधता को जो है दोस्तों महोदय, क्वेश्चन कितना है? 18 नंबर का। ठीक है दोस्तों, जो है विविधता को महत्वता, दोस्तों ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आओ देते हैं गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, दोस्तों गलत। प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा सा, दोस्तों ये भी गलत। मानकित परीक्षा, मानकृत जहाँ दोस्तों दिखे तुरंत ऑप्शन को गलत काटिएगा, मानकृत नहीं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 है ना? क्वेश्चन नंबर 19, सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुति करने के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? दोस्तों इसमें एक सेकेंड, पूरा आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको पूरा आने में दोस्तों छोटा हो जा रहा है, इसी को जैसे इसी पे हम ट्रिक कर दे रहे हैं, जो जो सही है आप समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा छोटा। सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? स्वर्णवादी छात्र को, दोस्तों सही है। ठीक है, दृष्टिबाधित छात्र, दोस्तों ये भी सही है। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, दोस्तों ये भी सही है। अधिगम दिव्यांग वाले छात्र, गतिमान दिव्यांग वाले छात्र, दोस्तों जो चल नहीं पाते। दोस्तों ये इसमें जो है पूरा ऑप्शन जो है सही है। देखते हैं कौन सा है इसमें दिया, इसमें भी चौथा ही दिया और चारों ऑप्शन भी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देख दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता संबंधित और छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ठीक है दोस्तों, देखते हैं दिव्यांगता क्या है। गुणज वैकल्प, कैलकुलेटर का प्रावधान, दोस्तों ये सही है। ठीक है, आगे देखते हैं पठन, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना। पठन में जिसे दिक्कत आएगी दोस्तों, उसे ये नहीं है कि लंबा लंबा जो है लिखने के लिए देंगे सौंपना, ये भी गलत है। श्रवण दोष, ऑडियो टेप देना, जिससे दोस्तों सुनाई ही नहीं देगा उसे हम टेप रिकॉर्डिंग करके देखे क्या फ़ायदा, उसे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मान लीजिए कि हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है और आप देखने वाला ही हमको चित्र दे दिए या फिल्म दिखा रहे हैं, तो बताइए मुझे क्या देखेंगे उसमें? हम कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, तो जो श्रवण बाधित होता है दोस्तों, उसे हम देखने वाली चीज़ देंगे तो देख के कि वो समझ सके, और उसे सुनने वाले से सुन नहीं रहा है तो उसे क्या देखने से फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। चौथा देखते हैं दोस्तों, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है आपका। ये देखते हैं दृश्य हानि, चित्रों वाली पुस्तक उपलब्ध कराना। अब देखो दोस्तों, अब जिसको दिखाई ही नहीं दे रहा है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है और उसे जो चित्र वाली पुस्तक दे देंगे तो उससे भी कुछ उसको फ़ायदा नहीं। जो दृष्टिबाधित है उसके लिए तो हम
सुनने वाली चीज़ देंगे, श्रव्य वाली चीज़। आज जिसको श्रव्य का दिक्कत है उसको चित्र वाली देंगे, तब ना वो सुन पाएगा, देख पाएगा, सुन पाएगा, तब वो जानेगा। तो दोस्तों ये भी गलत है। यहाँ आपका जो है पहला ही सही है। जिसको मतलब कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है, जैसे बच्चे हैं कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो उन्हें हम दे सकते हैं, कैलकुलेटर दे सकते हैं कि वो जो है गुणा उड़ा अपना जो भी करना है वो जोड़ सकें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना। दोस्तों नकल करना चाहिए, नहीं कि नहीं करना चाहिए, नकल करना चाहिए, लेकिन नकल करो तो उसे सीखो। ये नहीं कि नकल करके क्या मतलब, कोई मतलब निकलने वाला। नकल करे तो उसे कुछ सीखो, से कोई नकल करने से कोई फ़ायदा वाला हो नहीं सकता है। इसे सीधे सीधे ही गलत मान करके सीखना, ये दोस्तों एकदम सही है। इसलिए सही है ये कि जो काम करके सीखेंगे वो दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए जो कार्य हो उसे करके ही सीखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। निष्क्रिय रूप से सुनना, निष्क्रिय होकर सुनेंगे तो क्या मतलब है दोस्तों? आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, अब निष्क्रिय होकर के मोबाइल चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका मतलब कोई नहीं होता पढ़ने का। आप 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन पूर्ण रूप से तैयार होकर ही पढ़िए। ये नहीं है कि मोबाइल ले लिए, वीडियो चल रहा है चलते जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो निष्क्रिय रूप से नहीं। तो दोस्तों ये भी जो है गलत है। रट कर याद करना, रट कर, ये तो भी गलत है दोस्तों। एक कहावत कही गई, मुझे तो बहुत बढ़िया से तो याद भी नहीं है, नहीं तो हम ज़रूर आपको सुना देते कि रटत विद्या अवंत नहीं। तो रटने से तो कोई फ़ायदा तो हो नहीं सकता है, इसलिए रट के हम बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, कुछ टाइम तक, कुछ पल के लिए हम रट कर याद कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जो है रट के याद नहीं रखा जाए। इसलिए जो कर के सीखना चाहिए, जो कर के सीखेंगे वो कभी जीवन भर नहीं भूलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, अभिकथन पढ़िए दोस्तों। अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो सामाजिक अवसर, अवसर किसी को भी मिलेगा, नहीं होता है कि मुझे एक अवसर मिल जाता तो एक काम हम जरूर कर देते, तो अवसर जरूर मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सही है। इसका देख रहे हैं कि तर्क क्या है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। दोस्तों अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया, दोस्तों ये भी सही है। तो ए आर, पहला ही ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है एक ही। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? मतलब कक्षा में गतिविधियों को सार्थक बनाए, ये शिक्षक को मतलब बच्चों को समझाने के लिए क्या क्या जो है करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि बच्चों को सिखाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वीडियो भी धीरे धीरे बहुत लेंदी होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो लेंदी वीडियो है तो थोड़ा बड़ा वीडियो बने, लेकिन आप लोग अच्छे से समझ लें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने से कोई तो फ़ायदा होगा नहीं, जब उससे अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आप अच्छे से पहले जो है क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, आप बस मात्र 30 प्रैक्टिस सेट जो है हमारे साथ हल करिए, आपको जो है क्वेश्चन देखते ही आंसर जो है समझ में आने लगेगा। हम इतना अच्छे से आपको सीडीपी जो है बताएंगे, सीडीपी और ईवीएस हम आपको एकदम समझिए ना, तो आप सीखेंगे, याद नहीं करेंगे, पूरी तरह से आप सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उनके उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करते हैं। दोस्तों ये भी गलत है। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, दोस्तों ये भी गलत है।
निर्देश तो हम आपको पहले ही बोले थे दोस्तों कि देखते ही तुरंत काटिएगा, ठीक है। उन्हें संदर्भित तरीके से प्रस्तुत करेंगे। संदर्भहित गलत है, ये भी सब तो गलत है, सही तो लग रहा है नीचे है। उन्हें उचित संदर्भ में स्थिर रखना, दोस्तों ये सही है। आप देख लीजिए क्वेश्चन भी, क्वेश्चन आंसर दोनों ही देख लीजिए साथ में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब दोस्तों ना हो तो स्क्रीनशॉट भी मार लिया करिए, ठीक है। जो नहीं मतलब क्वेश्चन एक बार में याद हो रहा है, इसको दोबारा भी वीडियो चालू करके भी देख सकते हैं, दोबारा भी देखिए, फिर स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए, उसे नोटबुक पे जो है एक बार नोट कर लीजिए। जो तो समझ में आ जा रहा है उसे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप नहीं भी नोट करेंगे तब भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एक भी जो है पेन भी नहीं उठाएंगे तो भी कोई दिक्कत, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती। दोस्तों सबसे ज़्यादा सीटेट में डर लगता है तो मुझे नहीं से, ठीक है। नहीं शब्द को बहुत ध्यान देखें, नहीं तो नहीं देख को ध्यान से नहीं देखेंगे और तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी जो है आंसर लगता है कि सही है, ठीक है। देखिए, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूल, दोस्तों ए बी ऑप्शन आपका जो है सही है, लेकिन नहीं की वजह से ए भी जो है आपका गलत है। यदि ये नहीं रहता तो यही सही रहता। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षक, जो अनुभव से छात्र सीखते हैं बच्चों, तो मतलब नहीं कहा जाता है कि जिस चीज़ को हम देखे रहते हैं, अपना अनुभव रहता है किसी कार्य को करने में, तो उसे बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है दोस्तों। अनुभवात्मक शिक्षा, ये भी सही क्वेश्चन है, लेकिन नहीं की वजह से ये भी गलत है। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, दोस्तों ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं की वजह से ये भी गलत है आपका। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीति, नहीं की वजह से सही है। नहीं, जहाँ कठोर दोस्तों हो गया, सरल रहेगा तो सही रहेगा, लेकिन परीक्षा केंद्रित शब्द कठोर, ये शब्द देखिए दोस्तों, ये मतलब कि बहुत ध्यान देखिए, ये जहाँ नहीं रहता तो इसी के कारण जो है ये गलत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है 25 देखिए। अभिकथन, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों में दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। किसी भी विषय को जो है दैनिक जीवन से जब जोड़ के बताएंगे तो अच्छे से जो है समझ में आएगा, ठीक है। किसी चीज़ के जैसे कि नहीं होता है कि कोई कहानी जब बच्चे सुनते हैं तो एक बार में याद हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि किसी के साथ जो है याद भी रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये आपका जो है पहला तो सही है अभिकथन। अब तर्क देखते हैं। बच्चे स्कूल में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों देखते हैं कि घर पे जब बच्चे रहते हैं, जब कॉलेज स्कूल नहीं जाते हैं छोटे बच्चे, तो उनसे मतलब कि घर पे जो है उनकी माताएं जो होती हैं कभी कभी उंगली से ही पढ़ा देती हैं कि ये उंगली है, फिर इस हाथ की फिर दो उंगली दिखाएंगी, फिर पूछेंगी उस पर गिनाएंगे, पहले एक है, दो है, तीन है, चार, ऐसे गिनती, फिर कहते हैं इसको इसको जोड़ोगे तब कितना होगा। तो उससे कुछ अनुभव घर से लेके आते हैं। तो इसलिए बच्चों का जो है पहला का जो अनुभव है उससे हम लोग को जान भी लेना चाहिए, ठीक है। और जब उनका पहला पिछला वो क्या जानते हैं ये जानकर हम जब चलेंगे तो हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन जो है पहला जो है सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। बी संस्मरण, दोस्तों ये गलत है, ठीक। बी समझ नहीं।
अनुकृत दोस्तों कोई मतलब नहीं इस शब्द का। अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान दोस्तों ये जो है ये तो गलत है। तीसरा आपका जो दोस्तों है ऑप्शन सही है, रट कर याद करना दोस्तों। रटना, दंड देना, ये सब जो है गलत शब्द है, ठीक है, ये भी गलत है, रटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27, बच्चों में भ्रांतियाँ होता है। भ्रांति जो होती है दोस्तों सब में होती है, ठीक है, ये नहीं है बच्चों में, क्या बड़ों में भी भ्रांतियाँ हो जाती हैं। जैसे कभी कभी होता है जिस जगह पे हम गए हैं उसी जगह पे फिर दोबारा जाने पे हम भूल जाते हैं, उसी के पास ही रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है। तब बच्चों में जो भ्रांतियाँ, जैसे मतलब कि आप बता दिए कि ए फॉर एप्पल होता है तो बच्चा कहेगा नहीं, ए फॉर जो है बाल होता है, ठीक है, तो ये दिक्कत होता है, ठीक है। तो भ्रांतियाँ हो जाती हैं, तो उसे सही से समझाएंगे तो वो समझ जाते हैं बच्चे। तो ये असामान्य नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये अप्रारूपिक है नहीं दोस्तों, ये प्राकृतिक है। ये भ्रांतियाँ जो होते हैं दोस्तों सब में ही होती है, ठीक है, ये प्राकृतिक, ये जो है सही है दोस्तों। तीसरा जो है सही है, दुर्लभ, ये नहीं है दोस्तों कि किसी किसी में भ्रांतियाँ हम कह रहे हैं ना सभी में हो जाती है, ये दुर्लभ नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, पूरा ऑप्शन दोस्तों नहीं आ रहा, थोड़ा छोटा करके देख लेना, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देखिएगा दोस्तों कि आपको भी अच्छे से, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो होता है वो पूरा नहीं आता है, ऐसे जो क्वेश्चन जो है पीडीएफ बनाए होते तो वो आ जाता। ये मेन मॉडल पेपर है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायक महसूस करता है वह, तो ऑप्शन देखिए दोस्तों इसमें क्या, सीखने में बेहद उत्साह दिखलाता है। एक देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस करता है, जिससे मतलब कि उसको थोड़ा सा सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उसके बाद सीखने में वो बेहद उत्साह दिखेगा दोस्तों। ये जो है ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। महारत उन्मुख लक्षण पर ध्यान देगा, लक्ष्यों पर ध्यान देगा दोस्तों, ये भी गलत दोस्तों। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा दोस्तों, ये भी गलत है। शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा दोस्तों, मतलब ये होता है कि जब समझ में ही नहीं आएगा तो जो चीज़ एक ये बात नहीं होती है कि बस शिक्षा के लेकर कोई भी कार्य हो जिसको नहीं अच्छा लगता है, मान लीजिए कि हमारा मन कर रहा है जो पढ़ाने में, ठीक है, आप मुझे कह दिए कि आइए आप ये काम करिए हम आपको इतना पैसा देंगे, ठीक है, तो उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, हम उससे ज़्यादा भी पैसा पाएंगे तो हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। हम वही काम करेंगे जो हमको जो है अच्छा लगेगा, वही काम हम करेंगे, उसमें हमको कम पैसा ही मिलेगा तब भी अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों जो है इसका ऑप्शन जो है चौथा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, उसके बाद लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा दोस्तों मतलब आंतरिक प्रेरणा आपके अंदर रहेगी, ठीक है। तो जैसे नहीं होता कि कुछ बच्चे हैं घर पे रोज़ रोज़ परिवार वाले बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन तब पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है, वो वाह प्रेरणा होती है, ठीक है। वाह प्रेरणा जब तक कहेंगे तब तक खुश होकर खूब पढ़ेंगे, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा खूब पढ़े, लेकिन फिर नहीं पढ़ेंगे। और जब आंतरिक प्रेरणा आपके अंदर जाग जाएगी दोस्तों तो आप रात को रात और दिन को दिन एक कर देंगे। नहीं होता है कि उनका लड़का जो है रात दिन पढ़ता है तो उसके अंदर जो वाह प्रेरणा नहीं है, वाह प्रेरणा रहती तो किसी के सामने पढ़ता, फिर उसके बाद बुक बंद करता है, आराम से मोबाइल चला के सो जाता। ये आंतरिक प्रेरणा होती है। जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं रात दिन पढ़ते हैं तो उनकी आंतरिक प्रेरणा जो है बच्चों की जागती है, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन, ठीक है, नहीं तो वीडियो भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लेंदी होती जा रही है। रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, ठीक है दोस्तों,
रुचि के कारण, ये तो ध्यान पहले देखिए कि उसमें उसकी रुचि है, ये नहीं है कि उसे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, उसकी रुचि है तब सीख रहा है। तो दोस्तों ये पहला ही ऑप्शन आपका जो है सही है। देखो देखो अब देखो ऑप्शन ही देखिए नीचे, नगद इनाम जीतने के लिए वह चित्रकारिता करता है। ठीक है, वो क्यों चित्रकारिता कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि वो नगद जो है इनाम जीत जाएगा। तो इसमें उसकी वाह जो प्रेरणा है मिले, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेता है। वो ये नहीं है कि अपने मन से ले रहा है कि हमारा नाम होगा, इसलिए नहीं ले, वो जो है पुरस्कार पाने के लिए खेल में भाग, यदि उसको पुरस्कार नहीं मिलता तो खेल में भाग नहीं लेता। ठीक है, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करता है। दोस्तों आपको हम पहले ही बता दिए थे। ठीक है, ये माता पिता की वाह वाह मेरा बेटा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है इसलिए वो पढ़ा, नहीं तो वो नहीं पढ़ता, क्योंकि उसका मन पढ़ने के लिए नहीं है। उसका पढ़ने के लिए तब मन करेगा जब उसके अंदर जो है आंतरिक, जो अपने इच्छा से जब करेगा पढ़ने के लिए, तब वो आंतरिक प्रेरणा के कारण वो पढ़ेगा मन से। ठीक है दोस्तों, आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारण पर्यावरणीय कारण है? ठीक है दोस्तों, जो है फिर रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण, विद्यालय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम इसको कमेंट में आपका आंसर, इसमें भी हम आपका जो है 2 क्वेश्चन जो है काट देते हैं और एक का जो है आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। रवैया हम काट देते हैं पहला और तीसरा, कमेंट में आप इसका आंसर जो है दीजिएगा और हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, अब यही से हम अपने बारी को विराम देते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।